हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू साइंस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम आज बायोलॉजी है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट हैं वो अपलोड कर दिया है, जिनमें आपको प्रत्येक जो सेट है उसमें 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 240 जो प्रश्न है उनको हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उस सब वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। सारे वीडियोस जो होते हैं उनको आप एक जगह पे देख सकते हैं। बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू सीरीज करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। ये इसका सेट नंबर 9 है। ठीक है, ये इसका सेट नंबर 9 है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आपको बाई करना पड़ेगा। इस जो पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ में आपको टोटल 2900 से ज्यादा प्रश्न जो है वो मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स के 1051 और केमिस्ट्री जो है उनके 1110 और बायोलॉजी जो है उनके 900 प्लस कुछ जो 2026 वाले क्वेश्चंस भी जुटेंगे। तो वो 763 की जगह इनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी। तो ये आपको जो है वो पीडीएफ बाई करना पड़ेगा। बाई करने के लिए जो जानकारी है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हो और टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि मनुष्यों में कौन सा जो अंग होता है, ह्यूमन में कौन सा ऑर्गन हो जाए जो फिल्टर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पर जो जो जीव हैं उनको कई सारे पार्टों में बांटा जाता है, 3 पार्टों में बांटा जाता है। तो ह्यूमन जो होता है वो किसको सिक्रेट करता है? यूरिया को करता है, यूरिक एसिड को करता है, अमोनिया को करता है। इस आधार पर 3 पार्टों में बांटा था ना। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसी आधार पर जो ह्यूमन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको कौन जो है वो फिल्टर करता है, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन फिल्टर करता है? बहुत आसान सा सवाल है। किडनी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मानव शरीर जो होता है उसमें किडनी जो होता है वो मेन जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। किडनी का मेन काम फिल्ट्रेशन ही होता है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सबको वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी के अंदर खून जो होता है उसको छानने के लिए कई लाखों की संख्या में जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। और इसी नेफ्रॉन को जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन कैप्सूल होता है, और कई सारे जो है वो फंक्शंस होते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है। इन सब के बारे में डिटेल से कभी और चर्चा हम कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। ठीक है, और हम बात करें कि जैसे ही आपका जैसे फिल्ट्रेशन ये करना है, अब ये फिल्ट्रेशन अगर सही से नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन अगर सही से नहीं हो रहा है तो इसके लिए जो है वो फिल्ट्रेशन बाहर से करना पड़ेगा। और जब हम बाहर से फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसको जो है वो डायलिसिस कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो मशीन के द्वारा खून को जो है वो छाना जाता है और उसे जो है वो कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिफिशियल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसको डायलिसिस या फिर हीमो डायलिसिस कहते हैं। किडनी का जो आकार होता है वो सीम के जो बीज होता है, बीन का जो बीज होता है उसके आकार का ये होता है। आपने देखा होगा कि जो 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 यूरिन होता है उस यूरिन का कलर जो है वो आपको पीला दिखेगा। वो क्यों इस कारण से दिखता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण दिखता है। वो दिखता है यूरोक्रोम के कारण वो कलर जो है वो दिखता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बात ये आती है कि आपने किडनी स्टोन के भी बारे में सुना होगा। किडनी स्टोन, कि किडनी स्टोन क्या है? तो किडनी स्टोन जो होता है वो किडनी के पास जो है वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसका एक्युमुलेशन हो जाता है। इसके कारण से ये जो है वो किडनी स्टोन होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्सोलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट एक्युमुलेशन के कारण, जमाव के कारण जो है वो किडनी स्टोन होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, जैसे लीवर दिख रहा है, तो लीवर का क्या काम है? तो लीवर जो है वो
जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर का जो काम होता है, कई सारे फंक्शन होते हैं लीवर के, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया जो होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब मुझे बताओ, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? उस प्रोसेस का क्या नाम है, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। तो ये आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब यूरिया जो है वो रक्त से छनकर बाहर नहीं निकलता है, तो उसको छानने का जो काम होता है वो किडनी कर लेता है। फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया लीवर, बाकी आगे काम काम जो है वो कर लेगा। हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का जो काम होता है वो हार्ट जो होता है उसका सीधा और सीधा काम है पंपिंग करना। ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखना, ताकि ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो सके। तो इसका केवल और क्या केवल काम होता है पंपिंग करना। लंग्स की बात करें कि लंग्स का जो है वो क्या काम है, तो लंग्स जो है वो फेफड़ा है, तो फेफड़ा का जो काम होता है वो CO2 को फिल्टर करना, ठीक है। फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है वो रक्त से जो गैसेज होते हैं, गैसीय अपशिष्ट होते हैं, उनको बाहर निकालता है। मतलब CO2 जो होता है उनको ये फिल्टर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यही सब सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी किडनी के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ब्लड प्रेशर जो हो मेजर किस में किया जाता है, उसका मेजरमेंट। तो MMHG में किया जाता है, MMHG, ठीक है। MMHG 120/80 इस तरह से ये मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, तो ये जो होता है वो MMHG में होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में इसका जो है वो मेजरमेंट होता है ब्लड का प्रेशर का, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो उस प्रेशर को कहते हैं जो बहाव, जो बहता हुआ खून जो होता है ना, वो हमारी आर्टरी की दीवारों पर जो भी, जैसे ये आपका, ये जो मान लो ये आपकी, जैसे आपका जो ब्लड होता है वो एक डक्ट में बहता है, एक जो है वो एक पाइप में बहता है, और वो पाइप जो होती है वो दो प्रकार की पाइप होती है, ठीक है। दो प्रकार की जो है वो पाइपें होती हैं। एक पाइप जो होता है वो कहलाता है आर्टरी, और दूसरी जो पाइप होती है वो वेन कहलाता है। तो जो आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब कि जिसमें जो है वो प्योर ब्लड का फ्लो होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है, नहीं, वो होती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे इस ब्लड के द्वारा, ये जो आर्टरी की दीवार है उस पर प्रेशर डाला जाता है। ब्लड के द्वारा ये जो दबाव डाला जा रहा है, ये जो प्रेशर डाला जा रहा है आर्टरी की दीवारों पर, आर्टरी मतलब धमनी, ये क्या है, धमनी। तो ये जो धमनी की दीवारों पे, आर्टरी की दीवारों पर जो प्रेशर डाला जाता है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर जो है वो कहा जाता है। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर जो है वो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें दो चीजें आपको दिख रही है, तो इन दोनों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। जो आपको दिख रहा है ये 120, ये 120 क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे जो 80 आपको दिख रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो सिस्टोलिक को समझ लो। सिस्टोलिक होता है कि जब हृदय जो है वो सिकुड़कर खून जो है वो पंप करता है, अपना प्रेशर बनाएगा। ऐसे कोई है तो इसको प्रेशर बनाने के लिए क्या करेगा, पहले अपने आप को इस तरीके से सिकुड़ा लेगा, और उसके बाद जो है वो अपने आप को फुलाएगा, तो प्रेशर से जो है वो फ्लूइड आगे बहने लगेगा। तो ऐसे ही जो प्रेशर बनाता है ना, तो सिस्टोल क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है जब हृदय जो है वो सिकुड़कर प्रेशर बनाता है, सिकुड़ कर ब्लड को पंप करता है।
पंप करता है, तो वो कितना होना चाहिए? वो जो होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। ठीक है। अब जो 80 नीचे दिया हुआ है, ये 80 जो है वो क्या होता है? तो 80 को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डाइसिस्टोल दबाव। इसको जो बोला जाता है वो डाइसिस्टोल प्रेशर। डायसिस्टोल बोलो, डायस्टोल प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? तो डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब हृदय जो है वो दो धड़कन होती है, एक धड़कन धड़का, ऐसे धड़की, एक बार फिर से धड़का, तो इन दोनों के बीच जो रेस्ट करता है, जो रेस्ट करता है, उसी रेस्ट के समय को जो है वो डायसिस्टोल कहते हैं। तो आपको ये लिखना है कि दो धड़कन के बीच, तो ये मत कहिएगा कि धड़कन जो है वो, हृदय जो है वो धड़कना नहीं रुकता है। नहीं, हृदय धड़कना रुकती है और उसको बोला जाता है लव और डव। अभी मैं बताता हूं उस बारे में। तो जब हृदय जो है वो दो, हृदय की जो दो धड़कन है, दो धड़कन के बीच का रेस्ट, बीच का रेस्ट या फिर आराम। ठीक है, दो धड़कन के बीच का आराम। और ये जो दो धड़कन होता है, एक को बोला जाता है लव, ध्वनि आती है, और एक को बोला जाता है डव। तो लव और डव की जो ध्वनि होती है, लव और डव की जो ध्वनि होती है, वही होता है दो धड़कन, और इनके बीच जो रुकता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस जो मेजरमेंट है इसको कैसे किया जाता है? सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि इसका मेजरमेंट जो है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो जो होता है वो स्फिग्नो मैनोमीटर होता है। ठीक है, स्फिग्मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ये यंत्र है। ठीक है, ये जो है वो यंत्र है। ये समझ में आ गया। सबसे पहले जो है वो किसमें ब्लड प्रेशर जो है वो मापा गया था? तो वो जो है वो घोड़ा में मापा गया था। घोड़ा, हॉर्स जो है, उसमें सबसे पहले जो है वो ब्लड प्रेशर मापा गया था। हाइपर टेंशन किसको बोलते हैं? हाइपर मतलब ज्यादा हो गया है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो बढ़ जाए, ज्यादा प्रेशर डालने लगे आर्टरी की दीवारों पे। हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले घोड़े में मापा गया था स्टीफन हिल्स के द्वारा। किसने मापा था? ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये घोड़े में मापा गया था स्टीफन हिल्स के द्वारा। स्टीफन हिल्स, स्टीफन हिल्स के द्वारा इसको मापा गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई सारे सवाल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, उसमें किस यौगिक का उपयोग जो है वो किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव जो, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आई थिंक 71वीं में पूछा गया था प्री में। और हाँ, 71वीं प्री में पूछा गया जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये कंपाउंड पूछ रहा है कि कौन सा जो यौगिक होता है वो गर्भ निरोधक जो पिल्स होते हैं उनमें होता ही है। तो वो होता है लेवोनो ग्रिस्टल, लेवोनो ग्रिस्टल, लेवोनो ग्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल जो होती है जो मुंह से लिया जाए, उनको बोला जाता है ओ सी पी। ठीक है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मुंह से लिया जाता है, ये महिलाओं द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है उनको रोकने के लिए, अनचाही प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए तो उसको रोकने के लिए ये जो यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है लेवो, ये जो आपको दिख रहा है कंपाउंड लेवोनो क्रिस्टल, रेवोनो क्रिस्टल जो है का है वो एक सिंथेटिक हार्मोन है। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, सिंथेटिक हार्मोन है। ये एक सिंथेटिक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है कि ये हार्मोन जो है, सिंथेटिक हार्मोन जो है, वो महिलाओं में जो हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है। ये जो है वो क्या करता है? तो ये
प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की तरह काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उसकी तरह ये काम करता है। ये समझ में आ गया। अब देखो, हमारा जो जो महिलाएं होती हैं उनमें जो ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होता है, आप जब स्ट्रक्चर कुछ देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ऐसा ही कुछ दिखता है। एक ओवरव्यू बस लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये और ये दो, ये जो बीच वाला पार्ट है वो यूट्रस कहलाता है। अब यहां से जो है वो ना एग निकलती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद जो है वो एग निकलती है। और वही एग जो है वो यहाँ से एग जो है वो कई सारी होती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एक एग जो है वो निकलता है, एक एग जो है वो निकलता है, और वो एग निकलकर यहाँ पे पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे इसका जो ये प्रोसेस होता है, यहाँ से निकलकर प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद यहाँ जो पहुंचता है एग, उस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन। अंडे का जो निकलने का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ओव्यू ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग उसको कहा जाता है, ओव्यूलेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है, लेवोनोग्रेस्ट्रेल, रेवोनोग्रेस्ट्रेल, ये ओवोल्यूशन को ही रोक देता है। और जो यहीं के बाद जैसे ये एवोल्यूशन हो गया, यहाँ पे एग आ गया। अब इस एग को आने के बाद यहाँ पे जो है वो स्पर्म पहुंचेगा, यहाँ पे जो है वो स्पर्म पहुंचेगा। ये जो वजाइना का होल, वजाइना जो होता है वहां से स्पर्म आया, और स्पर्म जो है वो यहाँ पे ऐसे पहुंच गया, ठीक है। मान लो ये स्पर्म जो है वो ऐसे पहुंच गया, तो ये स्पर्म जो है ना यहाँ पे जाके जो है वो फ्यूज होगा, और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये यूट्रस में आ जाएगा, और यहाँ पे 9 महीने का प्रोसेस होता है, वो आप जानते हो, ठीक है। तो ये उसी को रोक देता है। ये एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, एक जो है वो यहां से यहां तक आया ओवोल्यूशन, ये ओवोल्यूशन का प्रोसेस को ही रोक देता है। और गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है, ये जो यूट्रस का जो ग्रीवा होता है, उसके स्राव को जो है वो क्या करता है, उसका जो स्राव होता है उसको गाढ़ा कर देता है। अब गाढ़ा करने से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। स्पर्म को कहाँ पहुंचना चाहिए था, स्पर्म को अंडे तक पहुंचना चाहिए था, तभी तो वो प्रोसेस हो पाएगा। लेकिन ये अंडे तक पहुंचता ही नहीं है ना, इस अंडे तक, इस एग तक ये पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इस कारण से क्या होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा तो वहां पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो होगा ही नहीं, फ्यूज होगा ही नहीं। तो इस कारण से वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यह जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, उस तरीके से ये काम करता है। अब देखो, ये तो बेसिक जो कंपाउंड हो गया जो होता है। अब दवाइयों का नाम भी पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के साथ कौन कौन दवाइयां आती हैं। तो जैसे इसके साथ जो आती है उसको आई पिल कहा जाता है, आई पिल इसको कहा जाता है। और सबसे जो फेमस है, इसी को बोलते हैं, कुछ अलग नहीं, इसी को जो है वो सबसे फेमस जो है वो अनवांटेड 74 कहा जाता है। अनवांटेड 74 नहीं, 72, अनवांटेड 72। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी किस तरीके से होता है वो प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जरूरी है, तो उनको मैं बता देता हूं, तो नोट करके आप लिखते चले जाइएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो कौन सा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो दुनिया का पहला जो है वो कौन सा है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रथम गर्भ निरोधक जो गोली होती है, ओरल जो मुंह में लिया जाए, ठीक है, इनोविड उसको कहा जाता है। वो 1960 में गेरी पिंक्स के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। फर्स्ट जो क्या था, तो उसका नाम था इनोविड, इनोविड, इनोविड जो है वो फर्स्ट है। किसके द्वारा बनाया गया था ये जो दवाई है, तो ये जो दवाई है वो बनाया गया था ग्रेगरी पिंकस के द्वारा। तो पिंकस भी याद रखते हो, काफी है, पिंकस के द्वारा ये बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा।
नियमित जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, जैसे कि माला डी, गर्भ निरोधक गोलियों के नाम आपको याद होना चाहिए। एक नाम आप याद रख लो, माला डी, माला डी बोला जाता है। तो ये माला डी जैसे एक गर्भ निरोधक गोली है। ये आमतौर पर जो है वो कृत्रिम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनका मिक्सचर होता है। आपने सहेली के बारे में भी सुना होगा, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। तो भारत में जो सीडीआरआई है, जो ड्रग्स पे रिसर्चेज करती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है, इसके द्वारा जो है वो सहेली विकसित किया गया है, एक दवा, जो कि दुनिया की पहली गैर अस्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। तो ये सहेली के बारे में याद रख लो। सहेली जो है वो क्या है, तो सहेली जो है वो सबसे पहला तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सीडीआरआई, सीडीआरआई हैदराबाद, सीडीआरआई हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद फर्स्ट नॉन एस्टेरॉइड, नॉन एस्टेरॉइडल, मतलब एस्टेरॉइड उसमें नहीं होता, फर्स्ट नॉन एस्टेरॉइडल गर्भ निरोधक दवा है। ठीक है, इसे जो है वो सप्ताह में केवल एक बार लेना होता है, और इसका जो इसको जो है वो वीक में एक बार लेना होता है, वीक में एक बार लेना होता है। और इसका जो है वो साइंटिफिक नेम तो याद होना चाहिए ना, केमिकल नेम, साइंटिफिक की जगह केमिकल बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका जो है वो केमिकल नेम जो है वो क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो केमिकल नेम जो है वो इसका होता है ऑर्मे लॉक्सीफेन, ऑर्मे लॉक्सीफेन, ऑर्मे लॉक्सीफेन, ऑर्मे लॉक्सीफेन इसका जो है वो नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वो उनमें मुख्य रूप से जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो होता है, कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है, तो वो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, यही दो में से कोई हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, या फिर दोनों में से कोई हो सकता है। क्यों हो सकता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में यदि आप नजर डालोगे तो दूसरा जो ऑप्शन है को कैल्सिफेरॉल है। तो ये तो आपको पता ही है, ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। तो विटामिन डी होता है, उसका रासायनिक नाम है। यह हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए जरूरी होता है। उसके बाद जो है वो वैनिला फैक्सिन, वैनिला फैक्सिन जो आपको दिख रहा है, वो जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है, जिसका उपयोग डिप्रेशन और एंजाइटी जो होता है उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो दवाओं का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, आपने देखा भी होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है वेनिला फैक्सीन, वेनिला फैक्सीन जो है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट ये दवा है। क्या है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो आपका डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन जो होता है, आपका जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है, उसी में ये काम जो है वो करता है, उसी को इलाज करने के लिए इसका जो है वो यूज किया जाता है। सेट्रिजिन, मतलब कितना खाया होगा आपने, पता नहीं। सेट्रिजिन जो है वो सर्दी की दवा होती है। तो ये एंटी एलर्जिक दवा है। तो इसको जो कहा जाता है वो एंटी एलर्जिक है। तो ये हो गया एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन दवा है। तो एंटी हिस्टामाइन जो भी दवा होगी वो क्या करेगा, हिस्टामिन का जो सेक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, उसको जो है वो सेक्रेशन जो है वो करवाता है, ताकि आपको पता चले कि आपको बीमारी जो है वो हो चुका है। तो ये एंटी हिस्टामिन होता है, मतलब हिस्टामिन का जो सेक्रेशन होता है उसको रोकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सर्दी होता है, जुकाम होता है, कोई भी एलर्जी होता है, तो उसमें एंटी हिस्टामिन दवाएं ही यूज की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल कई सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है, तो लेवोनो क्रिस्टल, लेवोनो क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है
लेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लेक्टियल या फिर लैक्टल बोल लो या फिर लैक्टियल बोल लो। तो लैक्टियल जो होता है वो किससे संबंधित है? तो लैक्टियल जो होता है वो फैट एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। फैट एब्जॉर्प्शन, वसा का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी आंतरिक दीवार पर एक संरचना होती है विलाई वाली, अंगुली जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे उंगलियों जैसी, ऐसे अगर आपको इस तरीके से कुछ बनाओ ना, तो इसमें जो छोटी छोटी ऐसे ऐसे संरचना होती है, उंगलियों जैसी ऐसी ऐसी जो संरचना होती है, इसी को जो है वो विलाई कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या कहा जाता है? ये जो है वो विली कहा जाता है इनको, और कई सारी है इस कारण से इसको विलाई बोला जाता है। तो ये विली हो गई। ये आंत की दीवारों पर उंगलियों जैसी जो लाखों छोटे छोटे जो है वो उभार होते हैं, इनको विली जो है वो कहा जाता है। और विली का काम क्या होता है? तो विली का जो काम होता है वो भोजन को जो है वो एब्जॉर्प्शन करना होता है, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाना होता है। फूड एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करना, फूड एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है उसको इंक्रीज करता है। अब ये जो विली होता है, इन्हीं विली के अंदर जो है वो खून की नसों के साथ साथ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है। ठीक है, ये जो विलीज होती हैं इनमें, ये मान लो कि ये एक इस तरीके से, यदि हम एक विली की ऐसे इंफॉर्मेशन लिखें, तो इस एक विली जो है वो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर खून की नसें तो है ही, खून की नसों के साथ साथ आपको यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे खून की नसों के साथ साथ आपको लिम्फेटिक वेसल्स भी मिलते हैं। तो खून की नसें तो है ही यहाँ, उसके साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल्स है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स बोल रहा हूँ, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, केशिकाएं या फिर वाहिकाएं जो भी कह लो। और इन्हीं लिम्फेटिक जो वाहिकाएं होती हैं उनको जो है वो लेक्टियल कहा जाता है। ये जो लिम्फेटिक वाहिकाएं हैं, लसिका वाहिकाएं बोलते हैं। जब आप ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ोगे तो लसिका लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है। तो लसिका वाहिकाएं होती है। तो ये लसिका वाहिकाएं जो होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं, इसके अंदर, इसी लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इसके अंदर मान लो कि ये आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जिसका मैंने फोटो यहाँ पे जूम करके निकाल दिया है। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, इसी को क्या कहा जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लसिका वाहिका होती है, इसको जो है वो लेक्टियल कहा जाता है। इसी को जो है वो लेक्टियल कहते हैं। तो आपका आंसर जो है वो लेक्टियल जो है वो इसी को कहते हैं। अब ये काम क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो सीधा खून में मिल जाता है, लेकिन जो फैट होता है, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, इनके अणु जो है वो बड़े होते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये जो है वो इस तरीके से फैट है, इस तरीके से फैट है। ठीक है, इस तरीके से फैट है। अब ये फैट डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो इन फैटों का क्या करना पड़ेगा? इन फैटों का जो है वो इसको तोड़ के पहले छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो इनको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ने के लिए जो है वो हमारा बाइल जो है वो काम आता है। बाइल जूस जो है वो इसमें हमारा काम आता है। तो यहाँ पे जो है वो बाइल जूस होता है। ये बाइल जूस जो है वो क्या कहता है? ये बाइल जूस जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और उसके बाद जो ये फैट होता है, ये छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टों में ऐसे ऐसे जो है वो टूट जाता है, और इसको फिर लाइपेज एंजाइम जो है वो आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइपेज एंजाइम इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यही जो फैट होता है, फैटी एसिड होता है या फिर ग्लिसरॉल होता है, इसके अणु बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए वो सीधे जो है वो खून में नहीं जाके मिल सकते हैं। तो इन जो है वो लेक्टियल नलिकाओं में वो अवशोषित होते हैं। यही जो लेक्टियल नलिकाएं हैं, इन्हीं में ये फैट जाके ऐसे ऐसे जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। ये फैट जो है वो ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब होंगे, और ये एब्जॉर्ब होने के बाद, अवशोषण होने के बाद जो है वो वसा वाले जो जो इसमें जो है वो दुधिया तरल होता है, जिसको काइल कहते हैं, उसके बाद वहां से वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और बाकी बाइल इसमें हेल्प करता है।
इमल्सिफिकेशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। ठीक है। बाकी मानव शरीर में जो भोजन होता है, फूड जो होता है, उसका सबसे अधिक पाचन, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी काम नहीं आपको बनेगा, आपको डीजेआई याद रखना होगा। डीजेआई, ठीक है। डिओडेनम जेजुनम इलियम, डिओडेनम जेजुनम इलियम। तो इसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, ठीक है, लास्ट जो इसका पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम होता है, इलियम पार्ट में जो है वो सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। काइलो माइक्रोन के बारे में आपको याद रखना है। काइलो माइक्रोन, काइलो माइक्रोन ये क्या होता है ना, कि ये वसा लैक्टियल में प्रवेश करने से पहले प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की परत से घिर जाती है, और इस छोटे गोलियों को जो है, देखो, ये जो लैक्टियल होता है, लैक्टियल होता है, ये लैक्टियल वसा है। मान लो कि ये जो है वो आपका फैट है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो है वो ये फैट है। ये फैट क्या होता है? ये फैट जो होता है, वो वसा जो होता है, वो लैक्टियल में प्रवेश करने से पहले, यहां से जाने से पहले, इस जाने से पहले क्या होता है कि प्रोटीन की एक परत जो है वो इस पर घिर जाती है। ये फैट है, और इस फैट पे प्रोटीन की एक परत जो है वो ऐसे चढ़ गई। ठीक है, प्रोटीन की परत जो है वो ऐसे चढ़ गई। अब प्रोटीन की परत चढ़ जाती है, तो इन जो प्रोटीन की परत चढ़ने वाला छोटा छोटा फैट की जो गोलियां होती हैं, इनको जो है वो क्या कहा जाता है? तो इसका स्पेशल नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है, और इसको कहा जाता है काइलो माइक्रोन। तो कभी भी सवाल पूछा जाए तो ध्यान आपको होना चाहिए, काइलो माइक्रोन, काइलो माइक्रोन, ध्यान आपको होना चाहिए, काइलो माइक्रोन। उसके बाद आपसे कुछ ऑप्शंस की बात कर लेता हूं। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क जो प्रोडक्शन होता है, दूध का जो उत्पादन होता है, उससे जुड़ी जो ग्लैंड्स होती हैं उनको मैमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और इसे जो है वो उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है, वो प्रोलैक्टिन होता है। तो ये होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, तो लैक्टिक मसल्स जो होती हैं वो हमारे, लैक्टिक एसिड जो होती हैं वो हमारे मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। फैट ऑब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, और मोर देन तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। तो आपसे कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि सवाल आपसे, देखिए क्या पूछा जाएगा। आप जैसे ही आपने देखा कि लैक्टल है या फिर लैक्टियल है, तो आप सोचोगे कि ये कुछ ना कुछ तो दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो लैक्टियल होता है, वो छोटी आंत की जो विली होती है उसमें मौजूद जो है वो लिम्फेटिक वाहिकाएं होती हैं, लिम्फेटिक जो कैपिलरीज जो है वो होती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? तो फूड का जो वसा होता है, फैट होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, हमने बता दिया है। और दूध उत्पादन वाला जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है, ये भी हमने बता दिया है। और निकालता क्या है, ये भी आपको मैंने कई बार बताया है, और आगे आएगा तो और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए उपयोग की जाने वाली जो अम्ल होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मानव का जो पेट होता है, स्टोमक होता है, उसकी अंदरूनी जो दीवार होती है उन पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये ऐसे जो है वो ओइसोफेगस है। इस ओइसोफेगस के बाद ऐसे जो है वो पार्ट आता है, ये जो पार्ट आता है इसको अमाशय बोला जाता है। ये जो है वो अमाशय है, स्टोमक है। तो इस स्टोमक की जो दीवारें होती हैं ना, इस स्टोमक की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों पर क्या होता है? तो इन जो दीवारें होती हैं यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमने डाइजेशन में बहुत डिटेल से इसको बताया है।
डाइजेस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, इन ग्रंथि जो होती हैं, इन ग्रंथियों को हम जो है वो ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, ऑक्जेंटिक या फिर पेरिएंटल सेल जो है वो कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसका जो है वो सिक्रेशन करता है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, तो उसी में से एक जो टाइप आपका दिखा रहा हूं मैं, एक जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक, उसको जो बोला जाता है ऑक्जेंटिक या फिर पेरिएटल, पेरिएटल, या तो ऑक्जेंटिक बोल लो या फिर पेरिएटल सेल्स कहा जाता है इसको। ये जो क्या करता है, यही सेल जो होता है ऑक्जेंटिक या फिर जो पेरिएटल सेल होता है, यही सेल जो होता है वो HCl का सेक्रेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको निकालता है कौन, ऑक्जेंटिक बोल लो या फिर पेरिएंटल सेल जो है वो निकालता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, तो इसका सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, तो ये क्या करता है, तो ये जो है वो बैक्टीरियाज को मारता है, तो जो है वो बैक्टीरिया और जो कीटाणु होते हैं उनको मारता है, बैक्टीरियाज एंड कीटाणु मारता है, ठीक है, बैक्टीरियाज और कीटाणु को मारता है। दूसरा, जो हमारी बॉडी होती है उस बॉडी में जो कई सारे जो है वो जो है वो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी जो है वो जरूरी होता है। जैसे HCl जो होता है वो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है, इस पेप्सिनोजेन एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव करने के लिए पेप्सिन में बदलता है। अगर HCl का सिक्रेशन ना हो तो ये पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म है वो नहीं बदल पाएगा, ठीक है। और ये पेप्सिन क्या करता काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और यदि HCl ना आए तो ये प्रोपेप्सिनोजेन जो होता है जो कि इनएक्टिव है वो पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं करेगा और प्रोटीन का पाचन ही होएगा नहीं होगा। तो पेप्सिन को काम करने के लिए, ये पेप्सिन जो होता है उसको काम करने के लिए जरूरी है कि एसिडिक मीडियम होना चाहिए और पीएच वैल्यू अराउंड जो है वो 2 के आसपास होना चाहिए, 1.5 से लेकर 2 के आसपास पीएच वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए HCl का सिक्रेशन जो है वो होता है और HCl जो है वो ये मेन जो है वो फंक्शन कर देता है, मेन जो है वो काम कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी काफी डिटेल से इसको बताया गया है अपनी क्लास में, और कई सारे डिटेल्स हैं वो भी आगे भी बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखो सवाल दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि पेट जो है उसमें इतना ज्यादा एसिड है, 1.5 से 2 पीएच इसका है, क्या पेट की दीवार जलती नहीं है। आप जो है वो एसिड को जैसे ही डालते किसी अपनी स्किन पे डालते हो तो वो तो स्किन जल जाता है ना, तो ये जलती आखिर क्यों नहीं है, तो पेट की जो दीवारें होती है ना उन पे एक परत चढ़ी हुई होती है, एक जो है वो ऐसे, पेट की जो दीवारें होती हैं उन पे एक जो है वो ऐसे परत होती है चढ़ी हुई जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और इसी जो परत होती है यही जलने से रोकती है, और इस परत का नाम क्या होता है, तो ये जो अंदरूनी दीवार होती है उसको जो है वो श्लेष्मा या फिर म्यूकस कहा जाता है, इसको जो है वो म्यूकस कहा जाता है या फिर श्लेष्मा जो है वो कहा जाता है, जो कि पेड़ का जो HCl होता है उससे जलने से रोकता है, पेट में जो HCl होता है उससे जलने से रोकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना कि ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस आखिर निकलता किस सेल से है, तो पहला तो आपको सेल ऑक्जेंटिक सेल मैंने बता दिया, ये दूसरा जो सेल आपको याद रखना है, पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सेल्स होती हैं वो दूसरा सेल होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। तो ये जो गॉबलेट सेल होती है, इस गॉबलेट सेल से जो है वो म्यूकस का सेक्रेशन होता है। दूसरा सेल आपने पढ़ लिया, पहला ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिएंटल सेल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो तीसरा जो आपको याद रखना है सेल, वो जो है वो आप याद रख सकते हो पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल जो होता है वो एंजाइम का सेक्रेशन करता है,
एंजाइम का स्राव। एंजाइम का स्राव जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो बेसल सेल होता है। चौथा जो है वो बेसल सेल्स। ठीक है, ये जो है वो बेसल सेल होता है। ये बेसल सेल क्या काम करता है? तो बेसल सेल का मेन जो फंक्शन होता है, यदि 1 2 3 काम ना करे, यदि 1 2 3 काम ना करे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल जो है वो काम ना करे, यदि ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और जो गॉबलेट सेल, ये तीनों यदि काम ना करे, तो ये जो है वो तीनों को जब काम नहीं करता है तो यह सेल जो है वो बनता है। ठीक है, तभी ये सेल जो बेसल सेल है वो बनता है। बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो जानने को आपको जरूरी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से ज्यादा आपको कुछ जानना है। बाकी मैंने अपनी क्लासेस में इनको काफी डिटेल से बता रखा है, तो वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात कर लूं तो ऑप्शंस में क्या है? पहला जो है वो बोरिक एसिड है। पहला जो है वो बोरिक एसिड है। कहाँ है? हाँ, ये पहला जो ऑप्शन है वो बोरिक एसिड है। तो बोरिक एसिड जो है वो क्या होता है? बोरिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है। एंटी सेप्टिक की तरह ये बोरिक एसिड जो है वो काम करता है। इसका उपयोग अक्सर जो है वो आई ड्रॉप और कैरम बोर्ड के पाउडर में जो है वो यूज किया जाता है। बोरिक एसिड हमेशा जो है वो आई ड्रॉप में यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स में इसका यूज जो है वो किया जाता है। कभी भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए बोरिक एसिड का, तो ध्यान रख सकते हो आप। बोरिक एसिड H3BO3, H3BO3। उसके बाद जो है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3, HNO3। यह बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका जो है वो उपयोग फर्टिलाइजर और TNT जो विस्फोटक होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और एसिटिक एसिड तो विनेगर होता है, ये आपको पता भी होता है। सिरका जो विनेगर होता है उसमें पाया जाता है। लगभग 5 to 8% जो ये जो है वो पाया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, CH3COOH जो है वो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी कैसे होती है? तो जब पेट में HCl बहुत अधिक बनने लगता है तो सीने में जो है वो जलन होने लगती है, और इसी शांत करने के लिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू अराउंड 10 होता है, उसको जो है वो यूज करते हैं, तो वो एंटा एसिड कहा जाता है। एंटा एसिड जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में जो संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है वो क्या होता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखो, ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट होता है। मैंने इसको जब जो इंटेस्टाइन बताया था, तो उस इंटेस्टाइन का जो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां पे 3 सेल्स मैंने बताए थे, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। हाँ, गामा बोल रहा हूँ, डेल्टा सेल। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल मैंने बताया था, और उसी में जो डेल्टा सेल था, हाँ डेल्टा सेल बोल रहा हूँ, उसी में जो बीटा सेल था, बीटा सेल जो है उससे इंसुलिन निकलता था। और जो अल्फा सेल था, उस अल्फा सेल से जो है वो ग्लाइकोजन निकलता था। ठीक है, अल्फा सेल जो था उससे जो है वो ग्लाइकोजन नहीं, वहां से जो है वो निकलता था। बताता हूँ उस बारे में। तो यहाँ पे हमसे ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में हमसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या है? तो वो पॉलीसेकेराइड है। देखो, ये ग्लाइकोजन है क्या? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ही जो है वो स्टोर्ड फैट ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजेन है उसके रूप में जो है वो कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा जो है वो जरूरी होता है? तो वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन इसको जो है वो कन्वर्ट करता है। इंसुलिन जो है वो किस सेल से निकलता है? तो इंसुलिन जो है वो
बीटा सेल से निकलता है। कहां से बीटा सेल से निकलता है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। अब ये जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल जो होता है, यहां से जो हार्मोन निकलता है वो ग्लूकागन होता है। ग्लूकागॉन होता है। ये ग्लूकागन क्या करता है? तो ये ग्लूकागन जो ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड जो फैट ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और बाकी जो डेल्टा सेल होता है, ये दोनों काम नहीं करता है, तब ये जो है वो काम करता है। ठीक है। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होती है? तो अग्नाशय में होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस याद रखना है। अब जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। जिनोलिसिस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर्ड फैट के रूप में काम करता है। स्टोर्ड फैट के रूप में ये काम करता है। ठीक है, स्टोर्ड फैट है उसके रूप में काम करता है। अब सवाल आपसे आएगा कि प्लांट में जो स्टोर्ड फैट होता है वो क्या होता है भाई? तो प्लांट जो होता है वो, उसका स्टोर जो फैट होता है वो स्टार्च होता है। और स्टार्च भी क्या है? तो स्टार्च भी एक जो है वो एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? तो वो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। देखो, जो ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई सारे सेकेराइड के यूनिट से मिलकर बना होता है। ये जो सेकेराइड होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो सेकेराइड होती है, कई सारे सेकेराइड जब मिलते हैं तब जाके जो है वो पॉलीसेकेराइड। वैसे कंपाउंड ना जिसमें एक से अधिक, दो से अधिक जो है वो सेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, दो से अधिक जो सेकेराइड्स होते हैं उनको जो है वो पॉलीसेकेराइड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉलीसेकेराइड जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये देखो ऐसे समझाता हूं। ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज के हजारों अणुओं से मिलकर बना हुआ एक पॉलीमर है। इसीलिए इसका जो है वो रासायनिक रूप से इसको पॉलीसेकेराइड जो है वो कहा जाता है। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, सेकेराइड मतलब शर्करा। तो ये सेकेराइड जो शर्करा है उससे मिलकर बना होता है, बहुत ज्यादा मिलकर बना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक जो शर्करा है वो दूसरे शर्करा से आखिर कैसे जुड़ता है? तो वहां पे बाउंड बनता है। और वो कौन सा बाउंड बनता है, ये मेरा आपसे सवाल है। कई बार मैंने वो बाउंड के बारे में बता रखा है, आप मुझे बता दो। उसी तरह से जो अमीनो एसिड होता है, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता दो। मैंने दोनों आपको बता रखा है ऑलरेडी। ऑलरेडी मैंने आपको दोनों बता रखा है, तो ये ध्यान रखना है। ये पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड ये होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, ये पॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है वो ग्लूकोज का कौन हो गया? तो वो ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि इसमें जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम डाइजेशन के बाद इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जा सकता है। यह जो है वो स्टोर कहाँ होता है? तो यह हमारा लीवर और मांसपेशी होती है, वहां पे स्टोर होता है। सवाल कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लीवर एंड मसल्स जो होती हैं, वहां पे ये जाके स्टोर होती है लीवर एंड मसल्स में। मोनोसेकेराइड मतलब यह शर्करा का सबसे सरल रूप होता है और इसे नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब जो है वो मोनोसेकेराइड होता है। बाकी ग्लाइकोजन मोनोसेकेराइड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। कई बार मैंने बताया प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये हो गया।
बाकी सवाल आपसे कई सारे पूछे जा सकते हैं, तो सब सवालों के लिए आपको तैयार जो है वो रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो मानव शरीर जब पैदा लेता है, इन्फेंट जब होता है, तो 300 के आसपास उनमें हड्डियां होती है। एक बच्चा जब पैदा लेता है तो उसमें 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते चला जाता है तो उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 या फिर 208 हो जाती है। तो 206 ही रखो, ठीक है। 206 हड्डियां जो है वो उनमें हो जाती है। अब ये जो 206 हड्डियां होती है वो उनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। 206 हड्डियां जो होती है वो दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो अपेंडिकुलर पार्ट होता है। अपेंडिकुलर पार्ट होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको अपनी क्लास में बता रखा है। अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय। अब ये जो एक्सियल होता है यहाँ पे 80 हड्डियां होती है, और जो अपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 126 हड्डियां होती है, 126 हड्डियां होती है। अब ये जो एक्सियल हड्डियां होती है यहाँ पे आपको क्या क्या हड्डियां में मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको खोपड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी मिल जाएगी, रीढ़ की हड्डी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पसलियां मिल जाएगी। तो पसलियां और अस्टर्नम 25 हो गया, यहाँ से 33 हो गया, खोपड़ी जो है वो यहाँ से 29 हो गया। उसके बाद जो है वो ईयर ऑसिकल्स होता है, यहाँ पे 6 हो गया, और 4 जो है वो कॉलर बोन और जो स्कैपुला होता है तो वहां से जुड़ जाएगा, ठीक है। 4 जो है वो और जुड़ जाता है, तो ऐसे करके। और इधर तो हाथ और पैर का हो जाता है। जैसे देखो, हाथ में जो है वो 30 हो गया, दो गुण दो हाथ है तो 60 हो गया। पैर में जो है वो 30 हो गया, तो दो पैर है तो 60 हो गया। तो 120 तो ऐसे ही हो गया, 120 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लासेस देखिएगा तो वहां पे मैंने इस बारे में काफी डिटेल से जो है वो बता रखा है। खोपड़ी में 29 हो गई, रीढ़ की हड्डी जो हो गई, आपको पूरी तरीके से फ्यूज होने के बाद लिखूंगा तो यहाँ पे 26 हो जाती है। पसलियां और प्लस स्टर्नम जो है वो टोटल मिलाकर जो है वो 25 हो जाती हैं, ठीक है। पसलियां प्लस स्टर्नम जो है वो मिलाकर 25 हो जाती हैं। तो 29 हो गया सिर में, 26 हो गया पीठ की जो बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है उसमें। उसके बाद जो है वो ये 29 और 26 हो गया, पसलियां जो है वो 25 हो गई। कान की हड्डी जो है वो 6 होती है। उसके बाद 4 जो होता है वो स्कैपुला और क्लेविकल होता है। स्कैपुला एंड क्लेविकल जो होता है वो 4 होता है, जिसको कॉलर बोन भी कहते हो आप। उसके बाद 60 जो है वो पैर में, 60 जो है वो हाथ में, और 25 जो है वो जो है वो ये हो जाता है 60 यहाँ, 60 यहाँ, 120 ये इधर हो गया, और इधर से जो है वो 6 और जुड़ जाएगा, ठीक है। 60 60 120 प्लस ग्रिडल्स जो होता है वो 6 होता है। ग्रिडल्स जो होता है वो पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, दो ग्रिडल होता है पैर में। और जो ह्यूमर होता है वहां पे, वहां की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरा जो 226 हड्डियां होती है वो इसी तरीके से टोटल डिवाइडेड होती हैं। तो कई सारे सवाल यहाँ से आते रहते हैं, तो उतना जो है वो डिटेल में मतलब आगे कभी बात कर लेंगे। अभी के लिए याद रखो कि सबसे लंबी और सबसे भारी जो हड्डी होती है वो जांग की हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो मध्य कान वाली हड्डी जो होती है वो स्टिपेज होती है। देखो, कान जो होती है ना, वहां पे 3 हड्डियां होती है, MIS, मिलियस इनकस स्टेपिज, मिलियस इनकस स्टेपिज, बस ये याद रखना है। मिलियस इनकस स्टेपिज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो मैंडिबल होती है। मैक्सिला और मैंडिबल, ऊपर का जो जबड़ा होता है मैक्सिबल मैक्सिला बोला जाता है, और नीचे का जो हड्डी होती है वो मैंडिबल बोला जाता है। तो मैंडिबल जो नीचे की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। और नीचे की हड्डी हमारे बॉडी की एकमात्र हड्डी होती है जो जो घूम नहीं सकती है, जो एकदम स्टेबल है, वो अचल हड्डी होती है, वो घूम नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, एक हायोड बोन होता है, ये फ्लोएटिंग बोन कहलाता है। ये गले की हड्डी जो होती है ना, गले में होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको जो आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें 8 हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां एक दूसरे से जो जुड़ती हैं तो उसको सूचर कहा जाता है। सूचर, ये भी सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में। आपको ये ध्यान रखना होगा। चेहरे में 14 हड्डियां होती है, खोपड़ी में जो है वो 8 हड्डियां होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है, तो टोटल जो है वो 22 हड्डियां हो गई, ठीक है। ऐसे लिखो, 14 हो गया चेहरे में और 8 हो गया इसमें, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 4 12, ये 22 हो गया। अब 22 के बाद 6 जो है वो कान वाली हड्डियां जोड़ लो, मिलियस इनकस स्टेपिज और मिलियस इनकस स्टेपिज, क्योंकि दो कान है ना, तो 6 होगी। उसके बाद एक जो है वो हायोड बोन होता है, तो टोटल जो है वो 29 बोन जो है वो आता है खोपड़ी में। टोटल जो है वो 29 बोन जो है वो खोपड़ी में आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, तो ये ईयर अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो 206। नवजात शिशु रहेगा तो 300 के आसपास, मैंने बता दिया है। और अपेंडिकुलर और ये जो चीजें थी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार आते हैं? तो 20 आपका आंसर होगा। ठीक है। ह्यूमन जो होती है उनमें 32 जो है वो बोन आती है। तो इस 32 बोन को आप 12 प्लस 20 में कन्वर्ट करोगे। 20 जो बोन होती है वो 2 बार आती है। 20 जो बोन होती है वो 2 बार आती है। तो मनुष्य का जो दांत होता है वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है? 2 बार आ रहा है, मतलब इसको जो है वो बोला जाता है डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट, मतलब 2 बार मनुष्य की दांतें आ रही है। ठीक है। इसका अर्थ है कि जीवन काल में 2 बार जो है वो दांतें आती हैं। तो मिल्क टीथ इसको बोला जाता है, या फिर डेसिडिवस टीथ बोला जाता है, जो कि दूध के दांत का हो। ये संख्या में 20 होती हैं। और इनकी जगह जो है वो बाद में जब उगेगा 20 फिर से, 20 फिर से जब उगेगा तो ये परमानेंट होगा। ये परमानेंट होगा। और ये जो होगा वो मिल्क टीथ होगा। मिल्क टीथ जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो पूरे जीवन काल में 20 दांतें ऐसी होती हैं जो 2 बार आती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब डेंटल फॉर्मूला जो है वो कैसे होता है? तो डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। ये जो हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे जो है वो दांतें चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना होगा, ये डेंटल फॉर्मूला जो है वो एडल्ट मनुष्य का है। लेकिन आपसे मिल्क टीथ का यदि पूछ लिया जाए, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला यदि आपसे पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? तो मिल्क टीथ का होता है 2102/2102। इसमें जो है वो प्री मोलर्स नहीं होते हैं। प्री मोलर जो है वो नहीं होते हैं, वो जीरो होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्री मोलर्स जो है वो जीरो होते हैं। ठीक है। प्री मोलर्स जो है वो जीरो होते हैं। तो दांत के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। दांत जो होता है उसमें उसका पीएच वैल्यू, यदि मुंह का आपका पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे जाता है तो एनामेल जो है वो सड़ने लगती है, तो दांत जो है वो आपका गिरने लगेगा। दांत जो है वो खत्म होने लगेगा। मानव जो शरीर होता है उसका दांत का ऊपर एक इनामेल की परत होती है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर जो है वो भाग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और बाकी वैसा कुछ है नहीं जो उतना इम्पोर्टेंट है। तो सवाल कई सारे आपसे पूछा जा सकता है। 20 होता है, 12 होता है। जैसे आपसे पूछा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत केवल और केवल एक बार आते हैं? मोनोफायोडोंट है। ये तो डाइफायो हो गया, मोनोफायोडोंट मतलब केवल और केवल एक बार आते हैं। तो वो जो होता है वो 12 होते हैं। 12 जो होता है वो मोनोफायोडोंट है, केवल और केवल एक बार आते हैं। एक बार ये दांतें आती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और मिल्क टीथ का फॉर्मूला मैंने बता दिया, नॉर्मल जो टीथ होता है उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो क्या होती है? पैर की हड्डी, लेग बोन जो है वो कैसा होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो लेग बोन होता है, देखो मनुष्य का जो पैर होता है, पैर की जो लंबी हड्डियां होती है, जैसे जांग की जो फीमर हड्डी हो गई, उसके बाद टिबिया और फिबुला जैसे ऐसे हड्डियां हैं ना। तो मान लो कि ये आपका, कुछ वैसा फिगर हमको बनाने नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये जो मान लो कि आपका जांग की हड्डी है, उसके बाद जो ये आपका है, ये एक पटेला रहेगा, घुटना। उसके बाद जो है वो यहाँ से हड्डी आएगी। देन जो है वो यहाँ से आपका पैर जो है वो ऐसे ऐसे अंगुलियां आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो हड्डी होगी, ये पटेला होता है। यहाँ पे दो हड्डियां जो है वो होती हैं। यहाँ पे दो हड्डियां जो होती हैं, एक जो है वो फिबिया होता है और एक जो है वो टिबुला होता है। टिबिया और फिबुला जो है इनको कहा जाता है। ठीक है। टिबिया और फिबुला जो है वो इन्हें कहा जाता है। ठीक है। तो मनुष्य के पैर की जो लंबी हड्डी होती है, उनके बीच का हिस्सा जो है वो जिसे साफ्ट कहते हैं, उनके अंदर से एक जो है वो लंबी जो है वो कैविटी के रूप में जो है वो ये होती है, कैविटी के रूप में होती है। और यहीं पे जो कैविटी होती है, ये जो मनुष्य की ऐसे हड्डी मान लो, लंबी जो हड्डियां होती हैं वहां पे ये कैविटी होती है, गड्ढा होता है। ये जो है वो गड्ढे होते हैं मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वहां पे।
कैविटी जो है वो होती है, उन कैविटीज में क्या होता है, उन कैविटीज में जो है वो बोन मैरो होता है। उन कैविटी में जो है वो बोन मैरो होता है, और इसी बोन मैरो में क्या होता है, इसी बोन मैरो जो होता है, इसी बोन मैरो में जो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसी बोन मैरो में जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो इस यहाँ पे जो है वो मेडुला कैविटी होती है, जिसको मज्जा गुहा जो कहते हैं। ये जो मज्जा गुहा होता है, ये जो है वो सॉलिड बोन से भरा नहीं होता है, इसीलिए आम भाषा में इसे हॉलो जो है वो कहा जाता है। हालांकि जीवित इंसान में यह स्थान खाली नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पे येलो बोन मैरो जो है वो भरा हुआ रहता है, जो कि फैट या फिर वसा का जो है वो भंडार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि यह ट्यूब जैसी जो खोखली संरचना होती है वो हड्डी के वजन को कम करती है, और इसे जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस के खिलाफ जो है वो उसे बहुत अधिक अधिक मजबूती जो है वो प्रदान करती है। तो यह कैविटी यहाँ पे होती है किस लिए, तो ब्लड का फॉर्मेशन के लिए। ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो इसी बोन मैरो में तो होता है ना, इसी बोन मैरो में तो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे जो सवाल बीपीएससी में ये पूछा गया था, तो यहाँ पे मनुष्य की जो हड्डी होती है वो पूरी तरीके से खोखली, जैसे कि पक्षियों की खोखली होती है, वैसा नहीं होता है। लेकिन बीपीएससी में जब ये सवाल पूछा गया था, तो वहां पे जो इसका आंतर आंसर माना गया था वो हॉलो समझा गया था। वो हॉलो जो है वो समझा गया था। हॉलो किस आधार पर समझा गया था, तो हॉलो इस आधार पर समझा गया था ताकि वहां पे ये जो बोन मैरो जो होती है, वो हॉलो तो मान नहीं सकते हो ऐसे, बोन मैरो जो होती है वो इसी बीच में जो है वो होता है। ठीक है, इसी बीच में जो है वो होता है। ठीक है, तो देखो एक एक ऑप्शन है, उसको एकदम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पोरस की, उसके बाद जो है वो हॉलो है, उसकी बात तो पहले हॉलो ही देख लेते हैं। हॉलो जो होती है हड्डियां, वो कहाँ होती हैं, तो हॉलो हड्डियां जो आपको देखने को मिलती है, 100% जो हॉलो हड्डियां होती है वो आपको पक्षी में मिलेंगी। बर्ड्स जो होती है ना, उनकी हड्डियां मिलेगी। बर्ड्स की हड्डियां जो होती हैं उनको अलग नाम भी दिया जाता है, उसको बोला जाता है न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक्स बोन्स इसको कहा जाता है, जहां पे 100% जो खोखली हड्डियां होती है, ताकि वो उड़ सके, उनका वजन जो है वो कम रह सके, तो ये पाई जाती है। इन हड्डियों को न्यूमैटिक हड्डियां कहा जाता है, और उड़ने के लिए जरूरी होता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बोन। उसके बाद पोरस जो बोन होता है, हड्डी के किनारे जो होते हैं, ये वाला पार्ट मान लिया हड्डी का मान गया, तो हड्डी का जो किनारा होता है ना, वो पोरस टाइप सा होता है, वो छेद छेद टाइप सा होता है। और यहीं पे जो बोन होता है ना, ये जो बोन होता है वो पोरस जो है वो इंड या फिर एपिडर्मिस जो होता है वो स्पॉन्जी होता है, पोरस जैसा होता है, और स्पॉन्जी होता है। लेकिन पूरा पैर की जो लंबी हड्डी है तो मुख्य रूप से स्पंजी नहीं हो सकती है, क्योंकि केवल और केवल किनारा ही होता है स्पंजी। सॉलिड की बात करें, सॉलिड की यदि हम बात करें, तो सॉलिड की बात करें तो हमारे पैर की जो हड्डी होती है उसके अंदर पूरी तरीके से ठोस जो है वो तरह में वो नहीं होता। वो हमारे शरीर जो होता है इतना भारी हो जाएगा कि वो आसानी से चल भी नहीं पाएगा, तो ठोस तो होगा नहीं। तो सीधा सा एकदम लेग बोन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक बोन है लेग बोन। तो लेग बोन जो है वो हॉलो होता है, और उस हॉलो में बोन मैरो जो है वो होती है, बोन मैरो जो है वो होती है। तो इसको हॉलो की तरह आप लेके चलोगे, ऑप्शन नंबर ए, बीपीएससी ने भी इसी को माना है। किलक का क्या मतलब होता है, किलक का मतलब होता है रिवेटेड, मतलब एक जो है वो मैकेनिकल शब्द है, जो कि धातु और धातु के जो पट्टे होते हैं उनको जोड़ने का काम आता है। तो ये तो ऐसा कुछ शब्द है नहीं। बाकी बोन मैरो जो होता है वो लंबी हड्डियों के किनारे पर जो है वो रेड बोन मैरो होता है, और बीच में जो है वो येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो जो होता है वो खून के बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी होती है उसमें जांग की हड्डी सबसे लंबी भी हड्डी होती है, ये भी आपने पढ़ा भी होगा। ये जो सवाल है वो बीपीएससी में पूछा गया है। ये बीपीएससी 1994 का सवाल है। 1994 बीपीएससी में पूछा गया था, और वहां पे आंसर जो है वो ए खोखला माना गया था। ठीक है, मेडुला कैविटी को लेकर, जो मज्जा गुहा है उसको लेकर इसका जो है वो मज्जा गुहा जो है उसको लेकर इसका आंसर जो है वो ए माना गया था। बाकी पूरा सॉलिड ये तो होगा ही नहीं इस कारण से। पैर की जो लंबी हड्डी होती है, फीमर और टिबिया वहां पे होता है। इसके अंदर जो होता है वो मेडुला कैविटी होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो गुहा होता है वहां पे क्या होता है, तो येलो बोन मैरो होता है। कैसा होता है, तो फैट से रिलेटेड होता है। और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि निःश्वसन जो होता है उस समय डायाफ्राम जो है वो कैसा होता है। निःश्वसन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन हो उसके समय डायाफ्राम जो है वो क्या होता है। देखो हमारा जो बॉडी होता है ना उसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है पेट के ऊपर सा, तो इसको डायाफ्राम कहा जाता है। ये सांस लेते हैं ना उस समय जो है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सांस जब लेंगे तो ऊपर नीचे ये होते रहता है। ठीक है, इसी बारे में सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो डायाफ्राम जो होता है वो एक मस्कुलर झिल्ली होता है जो कि थोरेसिक कैविटी जो एब्डोमेन है उसके ऊपर होती है, और हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें बात कर रही है एक्सहेलेशन की। दो शब्द आता है, पहला जो है वो एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब निःश्वासन, निःश्वसन। एक्सहेलेशन मतलब निःश्वसन मतलब सांस छोड़ना। जब आप सांसें छोड़ते हो, सांस जब भी आप छोड़ के देखो, अभी जब आप सांसें छोड़ के देखोगे तो डायाफ्राम की जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती हैं, सांस छोड़ते समय पहली कंडीशन में ये रिलैक्स हो जाएंगी, ये रिलैक्स हो जाएंगी। अब रिलैक्स हो जाएंगी तो आराम की स्थिति में आने पर जो है वो ऊपर की ओर जो है वो सिकुड़कर वापस चली जाती है और कैसा शेप बना देती है, तो रिलैक्स्ड होने की कंडीशन में ये जो है वो डूम लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। डूम लाइक स्ट्रक्चर, डूम मतलब क्या, डूम मतलब गुंबद। तो गुंबद के आकार का जो है वो श्वसन जो स्ट्रक्चर है वो सांस छोड़ते समय बनाती है, तो डूम शेप जो है वो सांस छोड़ते समय बना दी। ये पहला हो गया, सांस छोड़ते समय बना दी। तो गुंबद के आकार होने से छाती के अंदर की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, जिससे फेफड़े पर दबाव पड़ता है और हवा जो है वो बाहर की ओर निकल जाती है। ये पहला प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया। अब सांस जब अंदर लेते हैं, इनहेलेशन जो करते हैं, तो इनहेलेशन के समय, अंतः श्वसन के समय, सांस लेने के समय जब हम सांस खींचते हैं तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की ओर जो है वो आ जाता है और एक फ्लैट स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है। एकदम फ्लैट टाइप सा हो जाता है, इस तरीके से ये हो जाता है। ये कब होता है, एक्सहेलेशन मतलब सांस लेते टाइम। एक्सहेलेशन नहीं, यहाँ पे इनहेलेशन, इनहेलेशन। तो यहाँ पे जो है वो फ्लैट हो जाता है और यहाँ पे जो है वो पहले कंडीशन में डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, डूम। तो फ्लैट जो है वो कब होता है, इनहेलेशन के टाइम। अब फ्लैट होने से क्या होता है कि फेफड़े को फैलने के लिए ज्यादा जो है वो जगह मिल जाती है, तो सांस जो है वो ज्यादा भरता है। वर्टिकल की बात करें तो डायफ्राम जो है वो कभी भी वर्टिकल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यह शरीर के हॉरिजॉन्टल स्थित होता है। तो ये वर्टिकल कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं ना होगा, ये हमेशा तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो ध्यान आपको रखना है। हाँ, बात करते हैं प्रेगनेंसी जब होता है, तो प्रेगनेंसी के समय जो डायाफ्राम होता है वो स्तनधारियों की एक विशेषता, विशेष पहचान है, और यह किन्हीं अन्य जैसे पक्षी और सरीसृप जो होता है उनमें ये नहीं पाया जाता है। तो प्रेगनेंसी डायाफ्राम जो होता है वो केवल स्तनधारियों की ही एक विशेष पहचान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिचकी की बात करें तो जब डायाफ्राम की मांसपेशियों में अचानक और अनैच्छिक ऐंठन आता है, स्पैम्स आता है, तो वही हिचकी आती है। डायाफ्राम में ही ऐंठन आने के कारण हिचकियां आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेनिक नर्व की बात करें तो मस्तिष्क से डायाफ्राम को संदेश भेजने वाली जो तंत्रिका होती है उसको, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है। अब इस ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है वो डायाफ्राम तक पहुंचानी है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व के माध्यम से पहुंचेगा, और ये जो नर्व होती है वो फ्रेनिक नर्व कहलाती है। फ्रेनिक, फ्रेनिक नर्व तंत्रिका, ताकि वो काम कर सके। तो डायाफ्राम की उपस्थिति किस जंतु वर्ग में होती है, तो स्तनधारी में। सांस लेते समय डायाफ्राम का आकार कैसा होता है, तो सांस लेते समय चपटा होता है, फ्लैट होता है, समतल आकार का होता है। सांस छोड़ते समय कैसा होता है, तो डूम शेप का स्ट्रक्चर होता है। उल्टा यू आप रख सकते हो, ठीक है, उल्टा यू रख सकते हो। हिचकी जो है वो डायाफ्राम में ऐंठन से होता है, डायाफ्राम जो है वो स्तनधारियों में होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 10 ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के कारण जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है।
तो मैं अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैंने बता रखी है उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो बाकी आई होप आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया होगा, चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।